मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था ट्रिब्यून के अंदर 2012 में आपने लिखा था आर्टिकल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर। आपको याद होगा मेरे जी ख्याल जी में 10 साल है। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें लिखी थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए इस रिसर्च के सिलसिले में। तो अच्छी मतलब ये कि प्लानिंग आपकी अच्छी थी, आपकी वो 300 पेज की जो रिसर्च थी, उसमें आपने काफ़ी बोला था कि क्या इश्यू है, अंडरलाइंग इश्यू क्या है पाकिस्तान में कि आप पॉलिसी बनाते हैं, तो ये फिर एक उसपे 300 पेज का सेक्टर वाइज डॉक्यूमेंट था, जो कि जिसमें हर सेक्टर में क्या करना, कहाँ पे हैं हम और करना क्या चाहिए। उसमें कोई हमने जो पाकिस्तान के जो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए ऊपर लेकर और एक डीप सीटेड स्टडी कराई थी बाय द रेलेवेंट एक्सपर्ट्स, और फिर ये कैबिनेट में गया था और फिर 30 अगस्त 2007 को 30th August 2007 it was approved by the cabinet as a future roadmap for Pakistan. So this is actually a cabinet approved document which was prepared under my supervision at that time. ओके, गुड गुड। Right. अच्छा, उसमें आपने मेंशन किया था कि उसका एक बजट भी था। मुझे याद है जब आप जॉइन किए थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में, तो आपने 2 डिमांड की थी। एक तो ये कि आप इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा ये कि आपको बजट चाहिए। तो लगता है कि आपने बजट भी अप्रूव कराया था, जो आपका प्रोजेक्ट था टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के ऊपर। तो वो फिर कट हो गया और उसकी वजह से आप बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी गिर गई। तो ये है कि फंडिंग का ताल्लुक है। मेरे ज़माने में तो मिल गया था, और कोई 6,500% इंक्रीज हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट, और 3,500% इंक्रीज हुआ था हायर एजुकेशन का बजट। लेकिन 2008 के बाद there were problems, and during my time the money was there, it was not an issue. After I left तो वो गिर गया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़, मिसाल के तौर पे पिछले 5 साल से अब बजट फ्रोजन है यूनिवर्सिटीज़ का, and real costs have increased by 3 times. So the universities are in a bad shape now, क्योंकि रुपी डॉलर पैरिटी आप देख लें, महंगाई देख लें, सैलरीज देख लें, 5 साल में यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑपरेशनल बजट है that is frozen around 65 billion. So that has caused a huge damage to the higher education sector. But उस ज़माने में तो मैं इसी शर्त पे आया था, मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं मार्च 2000 में मैंने कैबिनेट ज्वाइन की थी मुशर्रफ साहब की, जबकि वो आ गए थे अक्टूबर 1999 में। And the reason was I didn't want to become a minister, a figurehead minister. I wanted to do things, change things on ground. And for that, you needed money for scholarships, for improvement of universities, research centers, etc. तो उसके लिए those were my conditions. Only जब वो शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ साहब ने मान ली थी कंडीशंस, तो मैंने दोनों कंडीशन मान ली थी। मैं पूरे 9 साल हर हफ्ते मैं कराची आया करता था, every week for 2 days. I used to supervise students, and I did this for 9 years when I was the Minister for Science, because I told him that science and chemistry is my first love. I cannot give it up, and so अगर आप इस बात की इजाज़त देते हैं तो मैं ठीक है, वरना you appoint another minister. So that so he honored both commitments. ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम जो है ना अंडरलाइंग इश्यूज़ उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी जी एक गवर्नेंस का भी इश्यू है, आपको पता है पाकिस्तान में जो करप्शन है, ये कोई हिडन चीज़ नहीं है। मीडिया के अंदर इंटरनेशनली काफ़ी ये पब्लिसाइज़ हो चुकी है। तो एक तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि बजट की वजह से भी इंक्रीज़ करने की वजह से क्वालिटी आया है। लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी इनिशिएटिव के ऊपर आप पैसे फेंकें, तो उसका कोई इतना असर नहीं होता, अगर अंडरलाइंग जो करप्शन है, उसको ना ख़त्म किया जाए। मिसमैनेजमेंट है, दूसरे इश्यूज़ हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च है ना, इसमें हम लोग श्योर। यूनिक इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज मैंने की, जैसे ही मैं चेयरमैन बना HEC का, तो मैंने, क्योंकि मनी वाज कमिंग इन अ बिग अमाउंट, सो आई सेड हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिटर्स पे रिलाई नहीं करेंगे। आई इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेशनल ऑडिटर्स, so all our accounts were, or all accounts of higher education commission during my time were additionally audited by AAA plus जिसकी रेटिंग है स्टेट बैंक की ऑडिटर्स,
जैसे फर्गुसन्स हैं और दूसरे ऑडिटर्स हैं, दूसरे कई तो वो लोग जो थे, तो हमने एक एडिशनल, उसके लिए थोड़े से पैसे खर्च होते थे, लेकिन दैट मनी वाज वर्थ इन्वेस्टिंग इन, बिकॉज वो जो है आप गवर्नमेंट ऑडिटर्स को तो खिला पिला के आप चक्कर दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडिटर्स के साथ ये काम नहीं कर सकते। तो हमने उस इदारे में, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन में, हमने ये डबल ऑडिट सिस्टम रखा हुआ था। और आज जिस इदारे में मैं बैठा हूँ, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, यहाँ भी हमने गवर्नमेंट ऑडिटर्स के अलावा इंटरनेशनल ऑडिटिंग का सिस्टम रखा हुआ है, ताकि यू हैव रिपोर्ट्स कमिंग इन, और गवर्नमेंट ऑडिटर्स को मालूम होता है कि साहब ये अकाउंट तो इंटरनेशनल ऑडिटर्स भी ऑडिट करेंगे, तो वो भी फिर इधर उधर की बात नहीं करते, उनको मालूम होता है दैट थिंग्स विल नॉट वर्क। सो एक तो हमने ये सिस्टम रखा हुआ था कि इंटरनेशनल ऑडिटर्स का HEC में। दूसरे हमने फंडिंग लिंक कर दी थी यूनिवर्सिटीज़ की टुवर्ड्स देयर ऑडिट एंड टुवर्ड्स देयर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो कोई जितनी यूनिवर्सिटीज़ को पैसे दे रहे थे, उनको अगर वो सही यूटिलाइज नहीं कर पाते थे या ऑडिट कंप्लेंट्स होती थी, तो उनकी फंडिंग रोक ली जाती थी टिल दैट मैटर वाज रिजॉल्व्ड। सो इस तरह के हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए थे, और हर 3 महीने बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव 400-500 पेज की रिपोर्ट बनती थी यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो रेलिवेंट उनके जो गवर्नर्स हैं प्रोविंसेस के और उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको उनके पास जाती थी, हाईलाइटिंग के क्या प्रॉब्लम्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, ताकि अगर वाइस चांसलर, बिकॉज लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट वाइस चांसलर कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, एंड इफ द लीडरशिप इज़ बैड दैट इट डजंट वर्क। तो हमने इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल हो गया था, बिकॉज वी वर मेकिंग एवरीथिंग वेरी पब्लिक। एंड ऑल्सो वी इंट्रोड्यूस्ड, आई वाज आल्सो द मिनिस्टर फॉर IT and telecom in the first 2.5 years, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जब मैं मिनिस्टर था मुशर्रफ की कैबिनेट में, तो उस जमाने में वी इंट्रोड्यूस दैट एवरीथिंग, एवरी परचेज ऑफ एवरीथिंग शुड बी ऑन द वेबसाइट, ताकि उसकी किससे खरीदी, क्या चीज़ खरीदी गई, कितने में, ताकि इट इज़ ऑल पब्लिक नॉलेज। तो उसमें फिर कोई चीज़ छुपती नहीं है। एक दफ़ा आप हर चीज़ मैंडेटरी कर दें कि हर चीज़ आपको वेबसाइट पे डालनी ही डालनी है, तो फिर देन एवरीथिंग बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग। और ये सिर्फ नॉट ओनली ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, जिस इदारे में मैं बैठा हूँ, जिसका मैंने कहा कराची यूनिवर्सिटी में, हम अपनी एकेडमिक ऑडिटिंग कराते हैं। टीम्स ऑफ साइंटिस्ट कम फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम USA, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम कैनेडा, एंड दे ऑडिट अस। एंड हम कहते हैं डोंट, हमें तारीफ नहीं चाहिए, यू स्पेंड 1 week 10 days here and you do a critical academic audit of our weaknesses. So we have had the last report was done by 11 foreign scientists. The next one will be done in the next 3-4 months, also by another group of scientists which will be coming here, ताकि we have an external check on what is going on and where the weaknesses are, because that is always important to have an external critique of what we are trying to do. So this is the only way to control things. तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि ये करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी विल कम बैक टू इट। अच्छा, कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी, आपको पता है पाकिस्तान में जो है तकरीबन 350 मिलियन की फंडिंग हुई है स्टार्टअप्स के अंदर, लेकिन ये है कि जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान के अंदर बहुत वीक है। तो टेक्नोलॉजी तो आ रही है, और आपको पता है हमारी मुलाकात सिलिकॉन वैली में हुई थी, हम वहाँ पे बिजनेस भी जो है काफ़ी कर चुके हैं, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट होता है। मसलन बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जो प्रोसेस जो है एफिशिएंट नहीं है, तो पहले आप अपने प्रोसेस को ठीक करें, उसके बाद जो है आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें। अच्छा, आपने जो मेंशन किया था कि एक फैक्टर बेस ये है, इकोनॉमी है जिसमें पाकिस्तान है इस वक्त, उसके बाद जो है एफिशिएंसी की स्टेज है, और जो एडवांस स्टेज है वो इनोवेशन की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है आज कल के उसमें? आज तो हम वी आर एट द बॉटम ऑफ द लैडर। सबसे जो कमज़ोर तरीन जो इकोनॉमी हो सकती है वो आपकी है। मैं अभी एक और इंटरव्यू में बता रहा था कि आपकी 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ, जबकि छोटे से सिंगापुर की तकरीबन 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। The name of the game is manufacture and export of high technology items. अगर एक लाइन में अगर कोई हुकूमत पूछे कि हमारा विजन और स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो मेरा जवाब यही होगा कि ability to manufacture and export high value added goods which involve high
technology items. हम जो हैं 60% of our exports are textiles which are low value added, और बाकी high value added में तो आप हैं ही नहीं. So you are at the bottom of the ladder, and in order to transition to a knowledge economy, the whole ecosystem has to be modified. खाली higher education की funding will not do the trick. You have to start with first with school level education, जहाँ पे आप innovation जो है वो बच्चों के अंदर शुरू से ही डालें, innovation की अहमियत और free thinking, and और फिर colleges are a disaster, and then university of course, and then most importantly university industry linkages के mechanisms, the processes जैसे आपने कहा, the processes and mechanisms have to be in place. So if you look at Silicon Valley, एक बहुत अच्छी example है आपके पास USA में, और इसी तरह बहुत सारे और examples हैं. Their success is that they have got an ecosystem where firstly the ease of doing business जो है उसके बहुत सारे factors हैं. I don't want to waste your time, you know it better than me, but there is an international ranking of ease of doing business of various countries which is based on more than a dozen different items, जिसके अंदर कवानीन भी हैं, जिसके अंदर judicial system वगैरह भी है. It's a complex, but there are many. So you have to go up the ladder and be in the top 20 countries in terms of ease of doing business. That covers a lot of the things जो मैं कहना चाहता हूँ. Second is consistency of policies. आपकी एक हुकूमत आती है, वो एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो कहती है वो सब बकवास थी, नई पॉलिसी बनाती है. तो सेकंड माय थिंग इज ईज के कंसिस्टेंसी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ सकें. But perhaps the most important thing is a visionary, honest and a technologically competent government. ऊपर जो हैं, जो आपके हैं, pardon my saying so, but most of the people, our ministers, are, they have little knowledge of where the world is going, what are the demands of technology today, what are the challenges and how to address them. So they don't have a clue of what's going on. And conventional run of the day mill pe things cannot change in this manner. You have to have people who are technologically competent. So that is a very important thing. फिर mechanisms for university industry linkages or agriculture industry linkages. वो mechanisms क्या हैं? उसमें for instance access to intellectual property सबसे पहले है. Protection of intellectual property rights and enforceability of those rights. The legal system to ensure a fast action in case there is a dispute. तो IPR, that is the first thing कि अगर कोई चीज़ को develop करता है तो वो protect करके market में ला सके, नहीं ये कि 2 दिन में चोरी हो जाए. Access to technology parks within the university systems ताकि innovation को हम फ़रोग़ दे सकें. Access to venture capital funds. वहाँ पे आप जानते हैं मेरे से बेहतर angel investors का पूरा system है और फिर वगैरह. You know the whole ecosystem that has been created. So basically having that very system operating and recognizing the pitfalls in that system and making sure that they don't occur here. So VC funding is largely private driven, but the government can play a catalytic role in making that happen and do create some seed funding for these. Fourth है long-term tax benefits for industries where there is a risk involved. One has to think from the shoes of the private sector. Why should a person come in and invest in Pakistan? They have opportunities in Malaysia or Singapore or wherever. यहाँ आके क्यों invest करे जहाँ? तो एक तो political scenario उसकी आप बेहतर जानते हैं जो यहाँ पर law and order का मामला है. But besides that, the whole IPR system, the judicial system, and the ease of doing business and the consistency of policies are not there. So they don't want to come and invest here. So we need to create an environment where there would be investment. So technology parks or venture capital can play a key role. But there are many other things. जो high technology industry जिसका मैंने जिक्र किया उसमें opportunities बहुत है. उसके अंदर भी you have to do some cherry picking. For instance, there are areas where you do not require a lot of investment, but you can get fairly quick rewards. Information technology के बहुत से growing areas हैं. Artificial intelligence is one, IoT is another, and so on. I could spend hours talking about this. उसके अंदर you are producing 20,000 graduates each year.
but most of them are not good enough. There are about 5 or 10, 15% which are good. लेकिन अगर आप देखें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होती हैं, हैकाथॉन्स होती हैं जो इंटरनेशनल, पाकिस्तान इज नोवेयर देयर, इंडिया इज ऑलवेज लीडिंग. सो वजह यह है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज पैथेटिक. All you need to do is to ensure some induction of some good faculty in 20, 30, 40 universities, and controlling the quality of examination and testing. And you will then suddenly start producing highly competent graduates, and the field will open up. उसमें बहुत ज़्यादा investment की, I'm not talking about billions of dollars, I'm only talking of tens of millions of dollars, not hundreds of millions of billion. तो लेकिन vision होना चाहिए, ऊपर जो बैठे हैं उनको idea होना चाहिए कि these are the areas that we have to invest in. और इस तरह के बहुत सारे areas हैं जिसके अंदर हम where there is low hanging fruit, जिसमें एग्रीकल्चर के भी है, उसके अंदर IT है, उसके अंदर मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह. तो ये strategy and vision has to be geared towards transitioning to a knowledge based economy from the present natural based जो सबसे lower factor economy की जो बात की आपने उस लेवल पर हैं, उसकी तरफ जाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा. ओके, तो डॉक्टर साहब आपने मेंशन किया कि ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी जो है, ये बेसिकली आपको भी पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट करना है किसी कंट्री में बिटवीन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट देयर, तो अब हम थोड़ा सा ज़रा जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इट हैज़ ए मोरल डिमेंशन आल्सो, हमारी जो रिसर्च है. तो अगर हम चाइना और अमेरिका को कंपेयर करें तो अमेरिका जो है आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की बेसलाइन थी, काफ़ी उन्होंने वो किया, लेकिन अमेरिका में पॉवर्टी बढ़ रही है, चाइना में उसका उलट हो रहा है. तो आपने चाइना का भी मॉडल देखा होगा, अमेरिका का आपको ऑलरेडी पता है. तो ये टेक्नोलॉजी का जो कनेक्शन है प्रॉस्पेरिटी के साथ, कॉर्पोरेट प्रॉस्पेरिटी वर्सेस द कॉमन प्रॉस्पेरिटी, तो आप इस पे कुछ बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है? Gee, I think the China example is an excellent one because never before in the history of mankind have so many been transformed so quickly. In over a billion people, entire country. I have been going to China for the last 50 years, and I have won the highest awards of China, including their highest from President of China a couple of years ago. I'm also an academician of the Chinese Academy of Sciences, which is the highest honor that China can give. So we have set up more than 25 institutions in Pakistan in collaboration with China. I'm setting up a number of universities. One is fully operational, the Pakistan Austrian and Chinese University, which is about 1 hour's drive from Islamabad, Haripur mein hai. It is called the Pakistan Austrian University, लेकिन उसमें 3 Austrian और 5 Chinese universities हैं, and we have done cherry picking from China. For instance, minerals में मैं चाहता हूँ पाकिस्तान तेजी से तरक्की करे, तो चाइना की जो सबसे important university है minerals की, वो कहलाती है University of Minerals and Mining. तो वो वाली यूनिवर्सिटी को हमने लेकर उनसे कहा कि यू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हियर. चाइना का जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन सेंटर है वो शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज है, which is a part of the Chinese Academy of Sciences. So they are setting up the artificial intelligence center there. तो इस तरह we have set up more than around 25 institutions in Pakistan with Chinese assistance. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर हम यहाँ मेरे इदारे में बन रहा है with focused on health sciences. So the Chinese example is an excellent one where they launched a number of programs. और मेरा कल के अखबार में, सॉरी आज हफ्ता है, सॉरी वेडनेसडे, बुध के अखबार में 3 days पहले एक आर्टिकल आया है लर्निंग फ्रॉम चाइना, और दिस इज द सेकंड आर्टिकल व्हिच आई हैव रिटन इन द न्यूज़. उसमें मैंने उन प्रोग्राम्स का जिक्र किया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को किस तरह चाइना ने प्रमोट किया. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टेंसेंट और बेदू और अलीबाबा वगैरह वगैरह बहुत सारे. सो दे पुट इन सर्टेन मैकेनिज्म्स इन प्लेस, government mechanisms to support the private sector, not government mechanisms to support the government sector, government mechanisms to support private sector entrepreneurship, जिसके अंदर they were funding in a big way the development of laboratories within the private sector, giving incentives to the private sector to manufacture and export high technology products. अब आप देखिए, आप electric vehicles जो हैं टेस्ला को मुकाबला कर लें with BYD से,
टेस्ला जो है दे आर गोइंग फॉर दीज लार्ज गीगा प्लांट्स जो 25-30 हज़ार डॉलर में आप टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं अमेरिका में, लेकिन BYD जो है दे आर नाउ ऑफरिंग इलेक्ट्रिक कार्स फॉर ओनली $10,000, जो उनकी सबसे छोटी गाड़ी है, ताकि मास प्रोडक्शन, और वो बैटरीज भी अपनी सब बना रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू गिव टेस्ला अ रन फॉर देयर मनी. एंड इन फैक्ट टेस्ला इज आल्सो फोर्स्ड टू गो टू चाइना to get all their batteries, the lithium ion batteries वो चाइना के पास ही से बनवा रहे हैं, because it is not cost effective for them to manufacture in so China has, मेरे 2 आर्टिकल आ चुके हैं, मैं दोनों को ईमेल कर दूंगा आपको, which are focused on China, but I've also written articles on Singapore, on Korea and Finland and some other countries. तो मैं वो 4-5-6 आर्टिकल जो अखबार में मैंने लिखे हैं, learning from others, कि this is, we don't have to reinvent the wheel. We have lessons. How did Singapore, what were the policies of Singapore? What has Korea done? What has Finland done? What has China done? All these examples, what is Taiwan doing? ये सारे examples हमारे पास हैं, और bottom line वही है कि it is education, science, technology, innovation and linkages with industry, ताकि वो focus should be on the private sector. The name of the game is the private sector. यहाँ पे वो completely neglected है. हम प्राइवेट सेक्टर को एक पैसा नहीं देते, हम चाहते हैं ये खुद आ जाएं. वैक्सीन यहाँ नहीं बनती, अब कोई इवन सुइयां तक तो हम नहीं बनाते अपनी. वजह ये है कि हमें we have to, so the thinking has to change. We have to facilitate the private sector to come in and lead this effort, with the government taking a back seat and supporting and playing a supporting role by providing high quality school, college and university education. And तो ये अप्रोच होनी चाहिए completely. The reverse, the reason that Pakistan has suffered is कि हमारे जो लीडर्स आए हैं उनकी ये थिंकिंग कभी रही नहीं है. उन्होंने जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट के इदारों में लगा देते हैं, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेंचर कैपिटल. इंडिया में 6 वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, अब हो सकता है और बड़े हो गए हो. इंडिया में आपको 14, 15, 16 IITs बन चुके हैं. मैंने पहली एक बनाई है बड़ी मुश्किल से. अब पहले मैं बना रहा था आज से 15 साल पहले, लेकिन वो सारा स्कीम जो है अबैंडन कर दी थी जब हुकूमत चेंज हुई. अब मैंने एक बना ली और एक सियालकोट में मैं बना रहा हूँ जो IIT की तरह की है, विद फॉरेन फैकल्टी एंड विद फॉरेन एग्जाम्स एंड विद फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन डिग्रीज. So in short, China is an excellent example to follow, and I have studied China and I have written articles about it in a summarized fashion. So I would be happy to share them with you. Please. अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू जो कोर इशू है पाकिस्तान में, तो हमें पता है कि पॉलिसी भी हम बना लेते हैं, मॉडल भी अवेलेबल हैं, चाइना का मॉडल है, इवन इस्लामिक मॉडल भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन प्रोस्पेरिटी की. अब GDP में कंट्रीब्यूशन जो है या तो अपर क्लास का है या फिर लोअर क्लास का है या फिर कॉम्बिनेशन है. अच्छा, आपको पता है कि चाइना की जो मिडिल क्लास है वो 6% से 50 पे गई है 2018, बिटवीन 2000 एंड 2018. हमारी जो मिडिल क्लास है परचेसिंग पावर के स्टैंडर्ड के ऊपर वर्ल्ड क्लास की, वो है 6% है, सॉरी 8% है, जो मेरे ख्याल में अब 6% पे आ गई होगी, जो रिसेंट जो इशू आ रहे हैं. तो आपके ख्याल में मिडिल क्लास जब बड़ी होती है, मीनिंग कि पॉवर्टी कम होती है, और मिडिल क्लास अगर बड़ी है, कम से कम 50% से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो आपका टैक्स का बेस भी बढ़ेगा, और अगर गवर्नमेंट जो है ऑनेस्ट है, तो उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी जो है लिमिटेड नहीं होगी सिर्फ अपर क्लास में, लोअर क्लास में. हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर अपर क्लास को लीड करना है, GDP को, मैन्युफैक्चरिंग को और ये सब उसको करना है जैसे अमेरिका में हो रहा है, तो करें. तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? इनके पास पैसा तो है, क्या इनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो क्लैश कर रहा है कम्युनिटी के इंटरेस्ट के साथ? ये क्या सोशल इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान में कि तरक्की हो नहीं पा रही? देखिए, सबसे पहले तो एज आई सेड, द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इन द ऑफ द गवर्नमेंट लीडर्स. जो मिनिस्टर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना क्या है, तो दे आर टोटली लॉस्ट. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव. इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप एट द टॉप. करप्शन तो अपनी जगह पे है, दैट इज देयर, बट कॉम्पिटेंस भी मिसिंग है. सो दैट इज द प्राइम प्रॉब्लम दैट वी हैव. इंडिया में देखें कि उनकी मिडिल क्लास वाज अबाउट 30%, and it has been growing at about 1% per year because of the changes that have been occurring, led by much better leadership as compared to Pakistan. Nehru के ज़माने से
उन्होंने स्कूल लेवल को बेहतर करने की कोशिश की, कॉलेजेस पे एम्फसाइज किया, यूनिवर्सिटीज़ पे, और फिर के मुल्क में बनाना है जो कुछ भी हो। मिनिस्टर साहब हैं लेकिन उनके पास एम्बेसडर की कार होगी, वो मर्सिडीज में नहीं जा सकते। ही इज अ फेडरल मिनिस्टर बट ही हैज टू गो इन दी, वो तो जो गांधी जी का चरखे की फिलॉसफी थी उससे स्टार्ट हुआ। बाद में दे मूव्ड आउट नाउ एंड दे स्टार्टेड बाइंग, जैसे जैगुआर खरीद ली, और लेकिन बाय दैट टाइम द इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ चुकी थी। टाटास देखें कितना ग्रो हुए हर जगह। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड फॉर दिस कोविड वैक्सीन वाज इंडिया। क्या किया उन्होंने? 1970 में कानून बनाया, 1970 ड्रग्स एंड पैटेंट्स एक्ट, जो कि इलीगल था और अनएथिकल था, लेकिन उन्होंने कहा कि वी विल कॉपी इंटरनेशनल पैटेंट्स एंड मैन्युफैक्चर थिंग्स हियर। तो 25 साल तक वो इंटरनेशनल, वो अरबों डॉलर करके अमेरिका और यूरोप में वो चीज़ डेवलप करते थे, ये 2 साल में उसको कॉपी करके मैन्युफैक्चर करते थे और फिर अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे थे। उससे उनकी बड़ी इंडस्ट्री को, काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हेल्प मिली। 1990s में फिर ये वापस ट्रैक पर आ गए, बट बाय दैट टाइम देयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैड डेवलप्ड द एक्सपीरियंस फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर। तो उनके इंटरेस्ट रहे हैं हिंदुस्तान के, इंडिया को किस तरह डेवलप करना है, बाकी दुनिया जहन्नम में जाए, इट इज़ फॉर इंडिया। उन्होंने इसीलिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे तो साथ रशिया के साथ भी रखे, और किसी को मौका नहीं दिया कि किसी एक में चले जाएं, क्योंकि वो भी इंडिया के फेवर में पॉलिसी थी कि इंडिया कम्स फर्स्ट। हम जो है या तो इस कैंप में चले गए एक कैंप में और फिर हमें एक्सप्लॉइट किया गया। तो सो दैट हैज आल्सो बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, द लैक ऑफ लीडरशिप। तीसरे जो है, our politicians were corrupt and so we had to have military interventions. तो बार बार military interventions हुई। Some of these military interventions were necessary because there was such huge corruption that people were piling their money abroad in foreign bank accounts. और मैंने एक comparison की थी GDP growth in military regimes versus GDP growth in civilian regimes. Average GDP growth was significantly better in each of the military. In fact, हमारी जो best civilian regime में GDP growth हुई है, that did not compare with the GDP growth in the military regimes. So I'm not advocating a military regime होनी चाहिए. I'm just sort of highlighting how poor the governance has been within civilian regimes, so that there has been repeated need for intervention. और फिर उसके नतीजे में unfortunately corruption then spread into the military also. The military should have been confined to tasks which are part of the military, but they have gone into businesses, they have gone into real estate and so on, things that they should not have been doing. That was the unfortunate backlash of the military coming into governance systems and then making use of those opportunities. So ये problem रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे जो incompetent लोग, अब आगे हल क्या है? What is the way forward? How do we get rid of this thing? Firstly, the answer lies in, it's a kind of a chicken and egg affair. मसला ये है कि आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए। लफ्ज़ तो अच्छे हैं लेकिन कैसे देंगे, कौन देगा जब आपकी हुकूमतें ऐसी होंगी? तो मैंने उम्मीद की थी कि डॉक्टर प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे, उनके पहले 3 साल जो थे जिसमें मैं कैबिनेट में था, मैं 2.5 साल, तो उसमें आई सॉ होप बिकॉज थिंग्स हैड स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी रैपिडली। फिर जैसे ही उन्होंने वो एक सिविलियन की तरफ जाने की कोशिश की तो एक चूचू का मुरब्बा हो गया, ना वो मिलिट्री रजीम रही ना वो हम सिविलियन रहे। और वो जो ग्रोथ थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, कोई 7% GDP ग्रोथ हो रही थी हमारी, और वी वर डूइंग वेरी वेल इन द फर्स्ट 3 years. देयर वाज नॉट अ सिंगल, कोई एक उंगली भी ऑपोजिशन ने करप्शन की लिफ्ट नहीं की थी अगेंस्ट एनी। हम 12-13 लोग थे कैबिनेट में, उस पर ज़्यादा बड़ी कैबिनेट नहीं थी, किसी एक के खिलाफ भी कोई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये चार्ज नहीं किया कि साहब इन्होंने करप्शन की है। किसी मिनिस्टर के खिलाफ या प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ भी कोई इस तरह का नहीं था। लेकिन what happened was that he went back to the same old system that we had earlier, and then things then again started collapsing. मैंने उस वक्त मुशर्रफ साहब को एडवाइस किया था कि perhaps this is the time, जब उनके 2.5 साल पूरे हो रहे थे तो कैबिनेट मीटिंग करी थी उन्होंने,
और उन्होंने कहा था कि अब आगे मैं किस तरह किया जाए। तो मैंने कहा था भाई पाकिस्तान में आई वुड प्रेफर कि वी शुड गो फॉर ए presidential system of democracy in which the president or prime minister, it could also be a prime minister, he chooses the ministers directly. They don't come from the cabinet. They are the best experts in various fields in the country are chosen as federal ministers and of course as secretaries to the government. So you need an elected, not an appointed, you need an elected president through a fair and impartial election, and then he has the liberty to, but you specify in your constitution that they have to be the best experts in their respective fields in order to be members of the cabinet. इस वक्त ये होता है कि हाथ बंधे हुए होते हैं, जो सियासतदान आते हैं आपके पार्लियामेंट में, वो तकरीबन 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे जिनकी बैचलर्स की डिग्रीज भी जाली थी, जो HEC ने देखा। इस तरह के लोग आते हैं और वो फिर 40-50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बनते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, और उसके बाद फिर वो अरबों कमाने की फिक्र करते हैं। तो इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ करप्शन विच गोज ऑन। तो दैट इज पार्लियामेंट का रोल सिर्फ ओवरसाइट होना चाहिए, ओवरसाइट इसका रोल होना चाहिए लॉ मेकिंग, और पार्लियामेंट्री कमेटी जरूर ओवरसाइट रखे, लेकिन nobody from the parliament should be appointed as a federal minister. Federal ministers जो हैं they should be selected directly by the president, but it should be specified that they must be the best experts available in their respective fields. So you need in Pakistan, that is the way I see out of this mess. Whichever government comes in, जो इस वक्त अगर मिलिट्री डोमिनेट कर रही है, the things are being largely run by the ministry, by the military. इस वक्त ऊपर से लगता तो है कि हुकूमत है और सिविलियन है. It is a sham democracy that we have. We don't have a real democracy. We really have the military operating. And but I think what they need to understand is that the way forward, this could be an opportunity for Pakistan कि कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी तब्दीलियां लाएं, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ओरिजिनली अपने हाथ से अपनी डायरी में लिखा था, और उसकी कॉपी मेरे पास है, वो किताब एक शाया हुई थी उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जिसमें उसका रिप्रोडक्शन भी है, उनके हैंड राइटिंग का, दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी विल नॉट वर्क, वी नीड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा मिलिट्री टाइप का प्रेसिडेंशियल सिस्टम या जो मुशर्रफ साहब आ गए थे उस तरह का नहीं, बल्कि जैसे कि अमेरिका में और बहुत से ममालिक में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट विद द प्रेसिडेंट हैविंग द अथॉरिटी टू अपॉइंट highly competent people. So that could be a good beginning in the right direction. इसके साथ साथ I think the judicial system is the second thing that we need to get right. आपके पास आज केस फाइल करें तो 10 साल 15 साल बाद डिसीजन होते हैं, तो the judicial system is a complete failure. So that is so you need a visionary, technocrat, honest government, number one. You need a reform of the judicial system, and you need government policies focused on transitioning to a knowledge-based economy, but in a very selective manner. The last thing that you want to do is to spread yourself too thin. Pick up 3 or 4 or 5 key areas initially where we can make a difference. My advice would be agriculture, IT, minerals, and 1 or 2 new and emerging technologies. Uske upar focus for the next 10 years where we can acquire leadership roles and focus on the private sector. असल चीज जो है हैज टू बी द प्राइवेट सेक्टर, एंड उसके लिए पूरा सिस्टम जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंदर IPR की प्रोटेक्शन, उसके अंदर मैकेनिज्म्स टू स्ट्रेंथन द लैबोरेटरीज, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर. जरूर पैसे खर्च करें प्राइवेट सेक्टर को, वैक्सीन डेवलप करें तो कहते हैं ठीक है, वी विल प्रोवाइड ऑल द मनी for setting up the laboratories and also for training of say 50 of your personnel in top laboratories around the world in vaccine development. Few $1 million खर्च होंगे, लेकिन आपके पास vaccine development की this strategy should be adopted in a few selected areas, and that is the kind of approach that I would recommend. अच्छा डॉक्टर साहब, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है ना जीडीपी की हमारे पास हिस्ट्री है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब मिलिट्री रिजीम आई है तो जीडीपी अच्छा है,
उसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि मिलिट्री में डिसिप्लिन है और पॉलिटिकल क्लास के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है इसकी। दूसरा ये जो क्वेश्चन है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ चाइना ने इस्तेमाल किया है करप्शन को और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे आपको पता है 700 मिलियन जो है 2018 तक किया, मेरे ख्याल में अब ये नंबर जो है 1 बिलियन तक पहुँच रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये अपवर्ड जो क्लास मोबिलिटी है, तो सुना है कि पहले जो है ना उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया है अपने जितने भी पॉवर्टी के अंदर हैं, फिर उनको ट्रैक किया है। अब यहाँ पे डेटा जो है हमारा नादरा का है पाकिस्तान के अंदर या फिर डेटा जो है एहसास के पास है, बीआईएसपी के पास है और अल-खिदमत है जैसे जमात इस्लामी की। तो ये सवाल मैंने डॉक्टर अमजद साकिब साहब से भी किया था, क्योंकि उनकी भी एक माइक्रो फाइनेंस की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है अख़वत के नाम से। तो आपके ख़्याल में चाइना की अप्रोच ठीक नहीं है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर जो है इसको मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है यूएस के अंदर डेटा का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है, प्राइवेसी के इश्यू हैं, ये सारे हैं, डेटा बिकता भी है। तो उन्होंने जो पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट किया और यहाँ पे एनजीओज़ जो है उसको लीड कर रही हैं। तो लेकिन एनजीओ जो है आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए? दूसरा सवाल ये है कि जो बाहर से एड जो आ रही थी, पहले रशिया था अफ़गानिस्तान में, तो ज़िया-उल हक के ज़माने में काफ़ी एड आई, तो हो सकता है उसकी वजह से भी जीडीपी बढ़ा हो। फिर आपको पता है प्रेज़िडेंट मुशर्रफ के ज़माने में भी जो है काफ़ी एड आई थी टेररिज़्म का 9/11 का जो इश्यू था। तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन आप पहले ज़रा इसको ज़रा एड्रेस करें कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, कॉमन प्रॉस्पेरिटी के लिए जिसका ताल्लुक मिडल क्लास का साइज़ है, जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। बाय द वे डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रा हमारा डिफरेंस है। ये जो प्यू रिसर्च है इसके जो फिगर हैं उसके हिसाब से परचेज़िंग पावर को अगर आप लें, तो पाकिस्तान की जो मिडल क्लास है वो 8% थी 2018 में और वो कम ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। इंडिया की जो थी वो तो हमने देखी है, वो तो 6% है। तो इंडिया का जैसे जीडीपी जो है वो 1/6 है, 6 गुना ज़्यादा है चाइना का जीडीपी। तो मतलब है कि मिडल क्लास का जो साइज़ है इम्पोर्टेंट है या नहीं है इसके अंदर? तो आप प्लीज़ ज़रा इस पे ज़रा बात करें। जी, सबसे पहले ये जो डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन मिडिल क्लास, वो आप 6% जो ले रहे हैं पाकिस्तान में, यकीनन भी बात सही है कि मिडिल क्लास जो है वो उसका परसेंटेज कम हो रहा है। इंडिया में भी ये बात सही है कि मिडिल क्लास जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इट इज़ ग्रोइंग। बेसलाइन आप मिडिल क्लास को जो किस ब्रैकेट में आप मिडिल क्लास को कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके ऊपर ये 6% या 10% या 15% ये वेरी हाँ। करेगा। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब वो था कि अगर आप $10 से $50 पर डे अगर कर रहे हैं तो वो मिडल क्लास है। अगर आप $50 पर डे के व्हिच इज़ अबाउट $1500 से अगर आप ऊपर हैं तो फिर आप अपर क्लास के अंदर आते हैं। ये था प्यू रिसर्च का स्टैंडर्ड। परहैप्स आई मे बी रॉन्ग, जो मैंने 30% आपसे कह गया शायद मैं गलत हूँ। हो सकता है 15% हो या 12% हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट फिगर। ये मुझे यकीन है कि 1% पर ईयर बढ़ रही थी, दिस आई एम श्योर ऑफ, बट आई परहैप्स आई मे बी फॉरगेटिंग व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट कि परसेंटेज क्या थी। सो दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट, या हो सकता है ब्रैकेट मैंने कुछ और देखा हो, तो उसको आई नीड टू लुक एट दैट अगेन। हाँ, बट तो टेक्नोलॉजी का बताइएगा डॉक्टर साहब कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और मिडल क्लास को बढ़ाने के लिए? सबसे बड़ा रोल ये है कि टू गेट एक्यूरेट डेटा, कि ऑन ग्राउंड टेक्नोलॉजी आपको सही डेटा दे सकती है अगर आपको इस्तेमाल करें। एंड नादरा हैज़ डन अ प्रिटी गुड जॉब, जो उन्होंने सिस्टम्स लगाए हैं, बहुत अच्छे एफिशिएंट सिस्टम्स हैं फॉर और काफ़ी डिटेल में हैं, लेकिन किस डेप्थ तक जाते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि हाउ to what, how well they are covering what percentage of population they are covering. ASASC was an excellent program which was largely based on Nadra data. मैंने कोई 65 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स कलेक्ट कराया आज से 4-5 साल पहले, जब मैंने एक छोटी सी प्रोजेक्ट स्टार्ट करी नादरा के साथ मिलकर, कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनका डेटा लेकर, और जिनका लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स बनना चाहिए था,
उनका डेटा हमने कलेक्ट किया और फिर हमने कई लाख लोगों को खत लिखे कि साहब हमारे हिसाब से आपका टैक्स अगले साल ये होना चाहिए, और उस पर फैक्ट्स हमने दिए कि ये गाड़ियां हैं आपके पास जो रजिस्टर हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके काफ़ी तफसील दे दी उनकी कि साहब ये टैक्स है, और आप अगर नहीं आप रिवील करेंगे और डिक्लेयर नहीं करेंगे, यू आर अ नॉन टैक्स फाइलर, तो फिर देन यू आर रनिंग द रिस्क ऑफ गोइंग टू प्रिजन। एक खाली लिखा उनको कि ये सब मौजूद है और यू आर गोइंग टू बी टारगेटेड। रिजल्ट वॉज कि एक पैसा खर्च किए बगैर 3 महीने के अंदर 65 अरब रुपए एडिशनल, और कई लाख नॉन फाइलर्स जो हैं वो फाइलर्स बन गए। और तो टेक्नोलॉजी, और ये दिस वाज स्मॉल एफर्ट, उसमें एफबीआर काफ़ी मुश्किलात पैदा करता रहा, क्योंकि मैं एक नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स बनाया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसका मैं वाइस चेयरमैन था, उसके तहत मैंने ये शुरू किया था काम। खुद प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे उस टास्क फोर्स के, और उसमें 5-6 फेडरल मिनिस्टर्स मेंबर्स थे, जिसमें फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ऑफ प्लानिंग, ऑफ एजुकेशन, ऑफ साइंस, ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह 5-6 मिनिस्टर्स जो थे वो मेंबर्स थे, एंड आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई अंडरटुक टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड टू लिंक नादरा। उनसे हम खाली डेटा, अब ये इस तरह के स्टेप्स, दैट इज जस्ट वन एग्जांपल। तो इसमें एक पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ एक गवर्नमेंट का, लेकिन खाली डेटा लेकर हमने कुछ खत भिजवा दिए और पैसे डाइवर्ट कर लिए। अब यही चीज़ हम कार रजिस्ट्रेशन में, प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन में जो प्रोविंसेस वगैरह में होते हैं, और इस तरह के एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्रांसपेरेंसी ले आएँ और एक प्यार भरा खत लिख दे इन लोगों को कि भाई ये सब है डेटा, आप टैक्स दीजिए, वरना फिर ये कुछ हो सकता है आपके साथ। खुद ब खुद चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें किसी को अरेस्ट करना, किसी को बंद करना कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स to bring in to provide you with information, and then to use that information in an appropriate manner, to be able to assess कि कितनी गुर्बत है। और एहसास प्रोग्राम काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा है इसी वजह से कि उन्होंने नादरा का ये डेटा इस्तेमाल किया। वी नीड टू ब्रिंग दिस अक्रॉस द बोर्ड। प्रोविंसेस इसको रजिस्टर करती हैं, दे यहाँ अभी भी पटवारी सिस्टम चलता है सारा का सारा, और वो जो है वो सारा लॉट ऑफ वेल्थ इज कंसील्ड। जितने लैंडलॉर्ड्स बड़े हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी हैं इनटू देयर सर्वेंट्स नेम वगैरह, और बहुत से डिक्लेयर ही नहीं कर रखी। एग्रीकल्चर टैक्स इतना ज़बरदस्त कलेक्ट हो सकता है, वो छुपा रखा है सारा। तो देयर आर मैनी, आप देखें खाली दुकानें गिन लें, पूरे मुल्क में कितनी दुकानें हैं, और हर दुकान से $100 भी आप लगा लें कि मंथली टैक्स दें, तो आपके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एडिशनल डॉलर्स कलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट $100 पर शॉप आप लगा दें विदाउट थिंकिंग है क्या कि आपको हर साल आपको $100 देने हैं। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट डेटा, and so this technology is a very powerful force, and data can be a very powerful force, but then it must be utilized also properly, because as you indicated, data जो है वो दो धारी तलवार होती है, गलत हाथों में चला जाए तो मिसयूज भी हो सकता है, and there is a genuine concern, as you say in USA, for misuse of that data. So the data must be protected. It must be kept with certain protected agencies. There must be a constant effort to recheck the data, to reevaluate it, and then to expand the data as our population increases. So I think this needs to be done by Pakistan, and to continue on this. और मैंने छोटा सा एक काम करके दिखा दिया था अपने ज़माने में कि मैं ये कर सकता हूँ। अभी ये ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, मैंने अखबार में लिखा भी था इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ी ज़रा डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है मेरे ख्याल में। यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी कि $17 बिलियन की जो प्रिविलेजेस हैं, जो अपर क्लास को नहीं मिलने चाहिए लेकिन वो ले रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लास थी ना वो इंडस्ट्रियल थी। तो ये जो शिफ्ट है कि ठीक है, मतलब जागीरदारी सिस्टम अभी भी है पाकिस्तान में, और इनकी हो सकता है अक्सरियत भी हो नेशनल असेंबली के अंदर। तो जो शॉर्टफॉल जो हमें नज़र आ रहा है, अब आपको पता है कि जीडीपी का पाकिस्तान में सिर्फ 10% टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इंडिया में 15 है, फिलीपीन में 13 है, इवन अमेरिका के अंदर भी देखें तो 26 है। तो अगर आप इसको जो है किसी भी तरीके से टैक्स नेट को अगर आप वो करते हैं, तो एक तो हमें अंदाज़ा ये हुआ है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है,
कि ज़्यादातर जो टैक्स की चोरी है वो हो रही है वो अपर क्लास और मिडल क्लास के अंदर हो रही है। अब ज़ाहिर है अगर रिटेल सेक्टर जो है मिडल क्लास से उसका ताल्लुक है, अगर वो जो है प्यू रिसर्च के हिसाब से मिडल क्लास के अंदर फाल होते हैं, तो ना सिर्फ अपर क्लास जो है वो साइफन कर रही है टैक्स को, मिडल क्लास भी इसके अंदर वो इन्वॉल्व है। तो ये 28 बिलियन डॉलर का या 30 बिलियन डॉलर का जो शॉर्टफॉल है, आपके ख्याल में अगर ये 10 से 20 या 25 चला जाता है तो दैट शुड टेक केयर ऑफ द डेफिसिट, राइट? जी, अब इसके अंदर जो प्रिविलेजेस की बात करी, आई डोंट थिंक दैट द प्रिविलेजेस आर बीइंग गिवन इन द राइट मैनर। जो आपके पास इस वक्त प्रिविलेज, जैसे आपने शुगर इंडस्ट्री को प्रिविलेज दे रखा है या और इस तरह की इंडस्ट्रीज को, उसमें देयर इज नो नीड फॉर गिविंग प्रिविलेजेस टू सच इंडस्ट्रीज एंड टू सब्सिडाइज सच इंडस्ट्रीज। आपको यकीनन प्रिविलेजेस सब्सिडीज देनी चाहिए फॉर न्यू हाईटेक इंडस्ट्री, जिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाईटेक इंडस्ट्री जिसमें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, और नए हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं उनको आप, मैंने आईटी की इंडस्ट्री को 15 साल की टैक्स छूट दिलवाई थी उस ज़माने में, जो अभी भी चलती रही है और अवेलेबल है कि सॉफ्टवेयर उससे, दैट गेव अ गुड बूस्ट। इसी तरीके से आपको सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, नई इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, जैसे आप कह दें कि वैक्सीन अगर आप यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जितना एक्सपोर्ट कंपोनेंट होगा उसके ऊपर हम सब्सिडी इतनी देंगे आपको, ये नहीं कि हम बना के और फिर कुछ होता जाए। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर आप सब्सिडी दें ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर जिससे इट बिकम्स इकोनॉमिकली फीजिबल फॉर आवर इंडस्ट्रियलिस्ट टू वेंचर इनटू दोज इंडस्ट्रीज, एंड नॉट ओनली फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बट फॉर एक्सपोर्ट एनहांसमेंट। प्राइमरीली आपका एक्सपोर्ट एनहांसमेंट होना चाहिए, जो है उसमें डिफेंस इंडस्ट्री भी आ जाती है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स भी आ जाते हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आ जाते हैं, उसमें बायोटेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। सो आई एम इन फेवर ऑफ गिविंग सब्सिडीज एंड प्रिविलेजेस, but only to selected industries where you have a huge potential of enhancing exports, not just to कि जो powerful lobbies हैं यहाँ वो उन्होंने कंट्रोल करके और फिर ये देते हैं। तो ये प्रिविलेजेस वहाँ से हटा लेनी चाहिए जो इस वक्त सारी प्रिविलेजेस हैं, और इनको फिर रीओरिएंट करना चाहिए, और उस पर आप अभी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वो लगते लगते एक्सपोर्ट होते होते 4-5 साल लगेंगे, लेकिन आप अभी से अनाउंस करें और उसमें गवर्नमेंट बैंक गारंटीज दे, स्टेट बैंक की, फाइनेंस मिनिस्टर की, उनको जो आएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट उनको पता नहीं होगा कि 5 साल बाद भाई कौन हुकूमत होगी यहाँ। तो इट मस्ट बी अ स्टेट गारंटीज बीइंग गिवन कि यस दिस इंडस्ट्री विल हैव नो टैक्स for 10 years or whatever it is to encourage new industries। तो आपको जो आप प्रिविलेज हटा लेंगे तो उससे आपको काफ़ी सेविंग होगी, and that will give you a lot of relief to your existing budget, but at the same time we should reintroduce privileges to support the manufacture and export of high-tech products. That would be a much better and more sensible approach. ओके, तो डॉक्टर साहब हमारे पास अब 5 मिनट रह गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि आई गिव यू दैट 5 मिनट। आप जी, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उसमें ऐड करनी है या उसको अगर आप समराइज़ करना चाह रहे हैं, प्लीज़। जी, मैं आपको खाली एक इंटरनेट पे मैं आपसे बात कर रहा था, मैं देख रहा था जो 30% मैंने कह दिया था आपसे कि वाज आई राइट और रॉन्ग। तो मैंने खाली ये लिखा है इंटरनेट पे, साइज ऑफ मिडिल क्लास कम्युनिटी मिडिल इन इंडिया। तो जवाब आया है एक सबसे पहला वाला जो है, अ मोर रीसेंट सर्वे बाय इंडियन थिंक टैंक पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, PRICE। उनका कोई थिंक टैंक है, प्राइस PRICE का थिंक टैंक है, which defined a middle class person as one with an annual income of rupees 5 to 30 lakhs, 5 लाख से 30 लाख रुपए सालाना जिसकी इनकम है, found this category of Indians to have increased to 30% of the 31% of the population in 2021 from 14% in 2004 and 2005। यानी कि 2004-5 में वो 14% थी अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, और अब जो है वो 31%, जो मैं 1% बढ़ा कह रहा था बढ़ रहा है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज द फर्स्ट वन दैट हैज कम टू मी, दैट इट इज नाउ 31%। इट यूज्ड टू बी 14% अबाउट 15 इयर्स अगो, और 1% के करीब बढ़ते जा रहा है। सो आई वाज प्रोबेबली राइट, बट आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा जो मैंने कहा, ये प्राइस करके इंटरनेट पे मैंने देखा है अभी। राइट, राइट। असल में अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि मिडल क्लास का साइज़ क्या है? क्योंकि हर किसी ने ना अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। इवन अगर आप देखें, एक स्टेट में जो मिडल क्लास जो है उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है दूसरे में,
क्योंकि हाउसिंग की प्राइस के अंदर फ़र्क है, उसके अंदर सैलरीज़ के जो डिफरेंसेस हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आप भी शायद एग्री करेंगे कि अगर हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले लें, चाहे वर्ल्ड बैंक का ले लें, प्यू रिसर्च का ले लें, जब एक स्टैंडर्ड दूसरे मुल्कों में अप्लाई करेंगे ना, तो फिर हमको वहाँ से तो मेरे ख़्याल में ये जो पीपीपी है ना, परचेज़िंग पावर पैरिटी जो है ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है कि इसमें अफोर्डेबिलिटी है। आई हाँ, एग्री, वही मैंने आपसे अर्ज किया था कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रैकेट ले रखा है, उनके क्राइटेरिया क्या है, और जो आप क्राइटेरिया जो कह रहे थे उससे बिल्कुल आप सही कह रहे थे, लेकिन जो मैं कह रहा था वो किसी दूसरे क्राइटेरिया की बुनियाद पे कह रहा था। वो गालिबन आई वाज नॉट श्योर वेदर आई वाज राइट और नॉट, बट आई वाज बेसिंग इट ऑन द इंटरनेट। जो इंडियन ये प्राइस जो है उसके ऊपर ही आया है, तो इसको जरा, बट यू आर राइट, वी शुड यूज वन क्राइटेरिया and PPP is the best one, which will then give you an international yardstick. वो मेरे ख्याल से अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट by showing off that इतनी बड़ी हो गई है. They are trying to just create these kind of camouflages, but reality is what you are saying. और हमारे पाकिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल जब हम बिल्कुल। करते हैं इसके अंदर इस तरीके से। आखिर में यही कहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू इट्स डार्केस्ट डेज इन इट्स हिस्ट्री। 1971 में बहुत हमारे साथ जो हुआ था, और अब इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन with the largest political party in the country now in the process of fragmentation, and so we are going through a very difficult time. I hope that the answer lies in a genuine, fair, democratic elections. I do believe that the parliamentary system needs to be fine-tuned to give the Prime Minister or the President the powers for direct selection. I also believe that there is a complete overhaul needed for the judicial system, and perhaps sting operations should be conducted to catch and severely punish, as has been done in China, where even capital punishment has been given to corrupt government officials, to corrupt judiciary and to other people. So sting operations को introduce करना चाहिए for not only for judges but also for government officials at different levels. और उनको exemplary punishments देनी चाहिए। जब तक corruption आम होगी, जब तक आप आगे तरक्की करना जो है बहुत मुश्किल होगा। और आपको सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो उसी पे देनी होगी, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, और ख़ास तौर पे सनत और ज़राअत के साथ हमें मुंसलिक करना होगा अपने प्रोग्राम्स को। और जो मैंने पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें हमने उसका जो क्राइटेरिया है वो ये रखा है कि आपकी जो कामयाबी है वो इस बात से हम नहीं नापेंगे कि आपने कितने PhD प्रोड्यूस किए या कितने पर्चे आपने छापे बैनुल अक़वामी लेवल पर। वो भी एक अहम चीज़ है, लेकिन दैट विल नॉट बी, हम इस बात से नापेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी हैं, आपने कितने नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए, कितने लिंकेजेस, आपके जो प्रोडक्ट्स डेवलप हैं उसके कितने एक्सपोर्ट है आज, उसकी कितने नए मार्केट हो पाए हैं। तो द टेक्नोलॉजी पार्क इज़ द हार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और इसी तरह की मैं सियालकोट में अब बना रहा हूँ जिसकी फंडिंग अप्रूव हो गई थी। तो ये दीज आर न्यू काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटीज़ दैट आई एम सेटिंग अप, बट अगेन आई वुड से it has to be a pyramidal approach where school education, college education and university education must all go together. Just funding higher education or science will not work. आपके जो हैं, जब तक कि आपके दिमाग जो हैं at the very school level and young school level, आप जब तक लिबरेट नहीं होंगे, 22 मिलियन तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए आपके बच्चे जो हैं उनको स्कूल भी नसीब नहीं है। तो वहाँ पे आप एक तरफ न्यूक्लियर वेपन बनाए बैठे हैं और एक तरफ आपके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही। तो ये these are great dichotomies in our society and they must be addressed. We have a lot of talent, we have a lot of excellent young bright people in our country, and I see a lot of hope provided they are given the due opportunities to contribute to Pakistan. So I continue, I am in my institute जो है जिसमें मैं कराची में बैठा हूँ, ये सारी ज़िंदगी मैंने यहीं गुजारी है, कोई 50 साल हो गए हैं मुझे इस इदारे में। इसकी इब्तिदा डॉक्टर सलीम सिद्दीकी मरहूम ने की थी, बहुत पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान थे। उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री बनाया था। फिर मैं कैम्ब्रिज में 26 साल की उम्र थी जब मैंने कैम्ब्रिज से PhD किया, और वहाँ फिर मैं पढ़ाता रहा। फिर 8-9 साल कैम्ब्रिज में रहा, मैं वापस आया और फिर मैं को डायरेक्टर हो गया था डॉक्टर सिद्दीकी के साथ। उनके साथ मिलकर मैंने ये डेवलप किया है। 120 जर्मन स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पिछले 5-7 साल में।
पढ़ने के लिए। इस वक्त भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ये यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। ये ट्वास जो अब्दुल सलाम साहब ने ट्रिएस्टे में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, द ट्वास के नाम से, इटली में, तो उसका भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। ये ओआईसी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और 600 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल। तो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ स्मॉल आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस इन दिस कंट्री एंड इस तरह के बहुत सारे इदारे मुख्तलिफ फील्ड्स में ज़रूरत है पाकिस्तान को, और ये बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, बहुत एक्सलेंट फैकल्टी, एक्सलेंट टेक्नीशियंस, तो क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। Directions and lack of proper governance, that is what is needed at the governmental level, and then inshallah we will rise again. यही दुआ है हमारी। ओके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपसे फिर डिस्कशन वगैरह करेंगे। जी ज़रूर, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह।